नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा देर हुए लेकिन कुछ खास बात है जिस वजह से देर हुए। अनिल जी हमारे साथ हैं और अनिल जी आप बताइए कि आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं सबको। दरअसल आज हम लोग एक जो टूल किट्स जो एक शब्द है उसको समझने की सबसे पहले जरूरत है। जी जी। कि सरकार जब टूल किट्स तैयार करती है तो वो टूल किट्स के क्या मायने होते हैं पत्रकारों के लिए। जी जी। वो एक तरह से औजारों का जखीरा तैयार करना पत्रकारों के लिए जी। और जब कोई दिशा रवि टूल किट्स तैयार करती हैं या वो किसी टूल किट्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो टूल किट्स लोकतंत्र को बचाने का टूल किट्स होता है। इसीलिए ये टूल किट्स को समझना जरूरी है कि ये जो टूल किट्स आज हम बात करने जा रहे हैं वो पत्रकारों के दमन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसका एक जखीरा तैयार करना, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये सबसे बड़ी स्टोरी कुछ अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से सरकार के पत्रकारों के दमन की क्या कहानी है और ये कैसे बाहर आई और इसमें कौन कौन से किरदार शामिल हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, उसका असर भी दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं अनिल जी इस टूल किट की। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई और ये कोरोना के वक्त ही हुई और उस वक्त मीटिंग हुई जब सरकार की छवि को लेकर एक समस्या आ रही थी और सरकार ने अपनी छवि को ठीक करने के लिए जनता के बीच कुछ योजनाएं बनाई। लेकिन वो योजना, किसी भी सरकार को ऐसी योजना बनाने का पूरा हक है, किसी भी सरकार को बनाना चाहिए कि जनता के बीच में उसके कामों का असर क्या हो रहा है उसको देखें। लेकिन इस टूल किट में जो परेशान करने वाली बात है वो पत्रकारिता के और पत्रकारों के दमन की कहानी है। तो ये कहानी की पहली झलक हमको हिंदुस्तान टाइम्स की 8 दिसंबर की रिपोर्ट में मिलती है और उसके बाद 8 दिसंबर को, और उसके बाद हम आएंगे कि मौजूदा समय में कैरवन ने कल बड़ी स्टोरी की, हरतोष बल ने, उनके राजनीतिक संपादक ने, और ये बहुत हंगामेदार है। अभी इसको बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। जैसे जैसे इसकी बातें और आएंगी सामने तो इस पे काफ़ी जो है विवाद होने वाला है। तो अनिल जी शुरुआत करते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या छापा था। तो हाँ जी, बहुत अच्छा है। 8 दिसंबर 2020 को जी और 8 दिसंबर 2020 को ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसको हम लोग जरा समझते हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अनिल जी स्क्रीन पे हमारे दोस्तों को दिख रहा है कि दर्शकों को कि हिंदुस्तान टाइम्स की वो खबर दिख रही है। उस खबर में कुछ चीज़ें तय की गई थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम कैसे जो है वो जनता तक पहुंचाएं। तो अब वो सरकार की योजनाएं क्या थी और इस पे हम लोग धीमे धीमे अभी हम लोग बात करेंगे। तो अनिल जी लेकिन ये बात हम लोग चर्चा करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार को पूरा हक है अपनी योजनाओं को प्रचारित करने का। उसके पास पीआईबी है, दूरदर्शन है, उसके मीडिया के रिलीजेस निकलते हैं, तो ये पूरा सरकार को अधिकार है कि वो करे। नहीं देखिए, एक बात समझिए, में ये समझना चाहिए हम लोगों को कि देश में 12 मई तक कुछ स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई थी 2020 में। खासतौर से जो कोरोना से टैकल करने, कोरोना से निपटने के नाम पे सरकार ने जो कुछ भी कार्रवाइयां की उसके नतीजे जो हैं वो सामने आ गए थे और वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे।
12 मई को जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, जी जी उसमें उन्होंने एक जो बात कही वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों को समझने के लिए, कि उन्होंने ये कहा कि कोरोना का जो कोविड-19 का जो ये समय है उसको हमको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री उसको चुनौती नहीं कह रहे हैं कि चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये जो अवसर था वो दरअसल सरकार एक नई तरह की नीति, नई तरह के कुछ तरीके अख्तियार करने जा रही है, इसके संकेत थे। और इसके बाद ही आपको याद होगा कि कृषि कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस का आना, कृषि कानूनों का बनना, यानी बहुत सारी चीजें आपको और मिलेंगी। अभी जो ओटीटी की गाइडलाइंस भी आई है वो उसी टूल किट के दायरे में है दोस्तों। और ये टूल किट क्या है उसको अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप इस लाइव में बने रहिए। तो अनिल जी, मैं दर्शकों को दिखाता हूं कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय किया उसमें क्या क्या सुझाव आए। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दर्शकों है कि एक तो 2025 में 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर 2022 से ही प्रचार करना और उसके बारे में जनता तक ले जाना, उस पर हाइप क्रिएट करना, वो एक माइलस्टोन रखा गया। उसके बाद जो पत्रकारों के लिए सुझाव थे और जो सरकार ने कहा कि पत्रकारों को इन पॉइंट्स पे लेकर जो है एक नैरेटिव गढ़ा जाए सरकार के पक्ष में, उसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान था, उसमें आत्मनिर्भर भारत की पहल थी, सबका साथ सबका विकास पर जोर था, डिजिटल इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं सरकार के उस पे जो है वो जोर था। और इसके अलावा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नारी शक्ति कार्यक्रम, स्किल इंडिया पहल, सतत विकास यानी सतत विकास पर फोकस, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस रखा जाए, भारत की सॉफ्ट पावर को विश्व स्तर पे प्रोजेक्ट किया जाए कि भारत एक सॉफ्ट महाशक्ति है, एक बड़ा बाजार है और वो ताकतवर देश है, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाए। तो ये अनिल जी कुछ एक कार्यक्रम थे जिसके इर्द गिर्द इस टूल किट में था, लेकिन उस टूल किट के बाकी बिंदु क्या थे वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो प्लान थे अनिल जी, ये प्लान तो किसी भी सरकार के हो सकते हैं। जी नहीं, ये प्लान तो हो सकते हैं, लेकिन एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो गौर करने वाली बात है कि भारत सरकार की एक संस्था है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। हमको PIB का जो पूरा अभी स्ट्रक्चर जिस तरह से काम कर रहा है या उसकी जो हालत बना दी गई है उस पर जरूर हम लोग को बात करना चाहिए कि PIB एक बड़ी संस्था है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। संस्था मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो भारत सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, सरकारी योजनाएं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से PIB की अलग से अगर आप कोई योजना बनाने में लगते हैं तो दरअसल वो योजना नहीं होती है, वो दरअसल हम जिसको टूल कहते हैं ना कि कुछ औजार तैयार करना, कुछ औजार तैयार करने का जो काम होता है फिर अलग से किया जाता है, क्योंकि वो लगता है कि जो एस्टेब्लिश यानी जो स्थापित जो संस्थाएं हैं उनके जरिए ये नहीं हो सकता है। आज आपको मैं बताऊं कि PIB एक तरह से डिफंड कर दी गई है, एक तरह से कोई उसका जो रोल रहा है वो नहीं रहा है। एकदम एक पैरेलल एक तरह से एक सिस्टम खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो अलग से जो योजना बनाने की जो शुरुआत होती है ये जरूर एक सवाल खड़े करता है और हमको उस पर जरूर गौर करना चाहिए। अनिल जी, आप पहले तो जरा हम दर्शकों को बता दें कि ये इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन लोग थे और इसमें किरदार कौन कौन थे, और इसमें और फिर उसके बाद हम लोग टूल किट के अंदर जाएंगे कि ये टूल किट की असली बातें क्या हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में रविशंकर प्रसाद थे, स्मृति ईरानी थी, प्रकाश जावड़ेकर थे, S जयशंकर विदेश मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे। मिनिस्टर स्टेट्स में किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर और बाबुल सुप्रियो थे।
इनकी सिफारिशें क्या थी। अच्छा, ये मिनिस्टर्स ने अनिल जी प्रधानमंत्री को अपना प्रेजेंटेशन भी दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इनपुट्स उसमें दिए। तो ये उसके बाद आप देखिए कि इसकी जो असली टूल किट के सामने जो बातें आई कि सोशल मीडिया पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करने की सिफारिश और सरकार के दृष्टिकोण को सही तरह से रखने के सुझाव, ये यहाँ से टूल किट अब शुरू होती है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, यानी जो सरकार की आलोचना सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं बहुत, उनको ट्रैक किया जाए, उन पर निगाह रखी जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का प्रस्ताव कि ऐसे पत्रकारों की सेवाएं ली जाएं जिनकी हाल में नौकरियां गई हैं और उनकी राय सरकार से मेल खाती है, न्यूट्रल है या मेल खाती है सरकार से, ऐसे पत्रकारों को मंत्रालयों के में कंसल्टेंट के तौर पे या उनकी किसी भी तरीके से सेवाएं ली जाएं। तो अनिल जी, अब ये टूल किट खुल रही है और ये सोशल मीडिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स की को ट्रैक करने की सिफारिश। हमने देखा अनिल जी कि किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान 250 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स को ट्विटर को दिया गया कि इन्हें बंद करो। किस तरीके से सोशल मीडिया में कुछ लोगों की ट्रोलिंग की गई, ट्विटर के खिलाफ एक मुहिम खोली गई। एक और क्या कहते हैं, ट्विटर जैसा एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ जिसमें सरकार रातों रात पूरा अपने अकाउंट लेकर चली गई। तो अब ये टूल किट में जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करने की सिफारिश है, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। नहीं, मैं तो ये कहता हूं, देखिए, मैं एक बात बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही गंभीरता से ये बात समझने की कोशिश करता हूं कि शब्द का मुंह क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, शब्द अपनी पीठ पर क्या ढो रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होता है। टूल किट्स में क्या है, शब्द उसके क्या है, बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब मायने उसके क्या होते हैं वो प्रैक्टिकली जो हो रहा है उससे निकलते हैं। तो हमने ये देखा कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया। पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर का ही सिलसिला शुरू नहीं हो गया, छापे बल्कि ईडी के छापे पड़े। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि जितने भी तरह की कार्रवाइयां हो साइमल्टेनियसली चल रहा है। नौकरी खत्म हो रही है, सरकार नौकरियां जा रही है, पत्रकारों की उस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है, कोई बात नहीं बोल रही है, और दूसरी तरफ पत्रकारों के खिलाफ एक हवलदार के लेवल से लेके और ऊपर के लेवल तक क्या क्या किया जा सकता है ये सारा कुछ देखने को हमको मिल रहा है। ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नौकरियां जा रही है उनमें भी तलाशा जा रहा है कि हमारे जैसे कौन लोग हैं जिनको मंत्रालय से अटैच करें। मैं यही कह रहा हूं कि कमजोर पहले करो, पत्रकारों को पहले कमजोरी की हालत में, जब बदहाली की हालत हो जाए तब उनको टारगेट करो। ये पूरे टूल किट्स के नियम होते हैं कि हमको किन किन स्थितियों में किसको टारगेट करना है। अब ये टूल किट्स में एक बात ये है कि हमको ऐसे लोगों को की पहचान करनी है जो सरकार के, मैं तो कहता हूं सरकार के खिलाफ कोई नहीं होता है, उन नीतियों के खिलाफ, उन कार्यक्रमों के खिलाफ लोग होते हैं जो कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं या जो संविधान पर चोट कर रहे हैं। सरकार, देखिए, सरकार को तो हमेशा रहना है, पार्टियां आती हैं और जाती हैं, सरकार का कोई आलोचक नहीं होता, आलोचक होता है जो पार्टी चला रही है उसकी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना लोग करते हैं। तो पत्रकारों का काम यही है, वो घंटी बजाने के लिए पत्रकारिता में नहीं है कि घंटी बजाएगा, भक्ति करेगा, उसका काम यही मिला, उसकी जिम्मेवारी है ये। तो कुल मिला के ये है कि जब वो अपना काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि प्रवासी मजदूरों, ये जो मजदूरों को जिस तरह से 4 घंटे की नोटिस पर आपने पूरे देश में तालाबंदी कर दी और 4 घंटे में घर पहुंचने की एक तरह से फरमान जारी कर दिया, अब ऐसे हालत में जो स्थितियां सामने आएंगी, क्या आप वो सोचते हैं कि पत्रकारों को उस पे बात नहीं करनी चाहिए? अनिल जी, कारवां में हरतोष बल उनके राजनीतिक संपादक हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं,
और उन्होंने बड़ी एक लंबी चौड़ी स्टोरी कल की है और हाँ, उसमें बहुत उसमें उन्होंने खुलासे किए हैं ये टूल किट के बारे में। और उन्होंने जो खुलासे किए हैं अब हम उनको सिलसिलेवार देखते हैं। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि उनको जो डॉक्यूमेंट है उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो डॉक्यूमेंट है वो भी उनके पास है। हाँ, उसके कुछ अंश, हाँ, वो वो उसके कुछ अंश हैं। उन्होंने उसमें अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि उसके कुछ अंश उनके पास हैं। तो अब ये जो मंत्रियों का समूह के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हुए, जिसमें कि इंडस्ट्री चैम्बर के लोग थे, उसके इसमें कुछ पत्रकार भी थे। हाँ, पत्रकार भी थे, उसमें बाकायदा नाम है और उन पत्रकारों के नाम अभी आप लोगों के सामने आएंगे जो इस रिपोर्ट में आए हैं। और हालांकि उससे बात की, हरतोष बल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने उसमें से कुछ लोगों से बात की जिसमें उन्होंने इसको इनफॉर्मल कहा कि ये सब कुछ ऐसा फॉर्मल नहीं था, कुछ भी ऐसा। अब इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में स्मृति ईरानी का एक बड़ा रोचक और ध्यान देने लायक एक सुझाव है। वो सुझाव ये कह रहा है कि 50 नकारात्मक 50 स्पेसिफिक नंबर है, 50 नकारात्मक इन्फ्लुएंसर असर डालने वाले व्यक्तियों की पहचान करने की बात की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को दी गई वो निरंतर 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करें, यानी वो लिस्ट दे दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सूचना आईएनबी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता। उस वक्त जब ये मिनिस्ट्री मीटिंग हुई थी तो वो उसी मंत्रालय में थी। तो ये एक जो है स्मृति ईरानी की सिफारिश थी। उसके अलावा जी मैं कह रहा हूं कि दरअसल क्या है कि अब आप जब ये टूल किट्स बना रहे हैं तो इसका एक फोकस क्या है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जाए। जी, कुछ लोगों को टारगेट करके और एक तरह से उनको जैसे ट्रोल करते हैं आप सोशल मीडिया पे, ठीक उसी तरह से आप उसको दूसरे तरीके से फिजिकली या जो भी छापेमारी के जरिए या एफआईआर के उसकी ट्रोलिंग की जाए। बिल्कुल एक तरह से ये एक सिफारिश ये उसकी भाषा में ये समझ में आ रही है कि ये इस तरह से शायद वो सोचा जा रहा है। उसके साथ एक उसमें ये भी था कि उसमें एक्शन पॉइंट्स में कि 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं, जो सरकार की राय से एक राय रखते हैं, उनको भी उनके लगातार संपर्क में ला जाए ताकि जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे सोशल मीडिया में, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सोशल मीडिया पे उनको जो है ट्रैक किया जा सके, उनको जवाब दिया जा सके। उसके अलावा देखिए कि उस टूल किट में और आगे क्या है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे अनिल जी। तो ये जो टूल किट अनिल जी अब आई कि इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रैक किया जाए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को कल्टीवेट किया जाए और उस पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को करने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत है, किससे किससे राय ली गई। अब आप देखिए कि इसमें जो कुछ पत्रकार शामिल हुए, वो पत्रकार इसमें शामिल हुए मीडिया क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श किया गया। उसमें आलोक मेहता थे, उसमें जयवीर घोषाल थे, जयंत घोषाल, और उसमें प्रफुल्ल केतकर, महुआ चटर्जी, शिशिर गुप्ता हिंदुस्तान टाइम्स के, निस्तुला हैबर हिंदू की, अमिताभ सिन्हा, आशुतोष, ये सत्यहिंदी.com वाले आशुतोष नहीं, ये कोई और आशुतोष है। उनका कल ट्वीट आ गया कि वो आशुतोष दूसरे हैं कोई, और राम नारायण, रवीश तिवारी, हिमांशु मिश्र और रवीन, इन लोगों के नाम आए। हालांकि बाद में इन लोगों ने ये कहा कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग में वहाँ गए थे, लेकिन इनमें से कई लोगों ने मीटिंग में वहाँ जाने की बात की है, बात मानी है कि ये मीटिंग हुई थी और इसमें ये गए थे जी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो निकल कर आए, जो इस टूल किट की असली बात निकल कर आई, वो
एनडीटीवी और तहलका में काम कर चुके नितिन गोखले, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है इनके बयान। और वो रिपोर्ट में कहा गया है, कारवां की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो अजीत डोभाल के भी करीबी हैं जो एनएसए हैं, और उन्होंने कलर कोडिंग की बात की है। ये टूल किट का सबसे भयानक चेहरा है जी। और वो कलर कोडिंग की बात क्या कर रहे हैं अनिल जी? कलर कोडिंग की बात ये है, नितिन गोखले का सुझाव आया कि जो फेंस सिटर है, जो किसी का पक्ष नहीं लेते, जो न्यूट्रल हैं, उनको तो ग्रीन कलर का किया जाए, यानी अपने इंटरनल रिपोर्ट्स में। जो उनके मुखालिफ हैं उनको काले रंग में कलर कोड किया जाए, और जो हमारे समर्थन में हैं उनको सफ़ेद कलर कोड में किया जाए। यानी पत्रकारों की कलर कोडिंग का काम भी शुरू हो चुका है। और वो कलर कोडिंग जो आप अभी चर्चा कर रहे थे अनिल जी, कि वो कलर कोडिंग के हिसाब से ही जो है वो एक्शंस हो रहे हैं और दिख रहे हैं। ये दरअसल देखिए, एक रंग भेदी जो विचार होता है ना, रंग भेदी, जी जी, जिसको नस्लवाद भी हम कहते हैं, ये रंग भेदी विचारों से निकला हुआ ये आइडिया है कि आप कलर से आप पहचान करें। ये बहुत ही खतरनाक ये एक है। अब हम लोग किसी को पुकारेंगे, अरे ये हरे रंग वाला है, ये सफेद रंग वाला है, ये काले रंग वाला है। इस तरह से अगर पत्रकारों के बीच में आप रंगों से फर्क करेंगे तो आप सोचिए कि पत्रकारिता का क्या होने जा रहा है, डेमोक्रेसी का क्या होने जा रहा है। अब मान लीजिए किसी को हम फोन पे कहेंगे कि अरे वो काले रंग वाला है, उसको जरा देख लेना, तो आप तो बहुत सेफ हैं इससे तो। लेकिन वो तो तय हो गया है, कोडिंग कर दिया आपने कि काले रंग का मतलब क्या होता है। जी, तो ये जो रंग भेद के जो विचार हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है पूरी डेमोक्रेसी के लिए। और मुझे ये लगता है कि दरअसल देखिए इसमें क्या है, इसकी एक सिद्धांत, ये जो पूरे टूल किट्स का जो सिद्धांत है उसको हमको समझना चाहिए कि हमको अपने टारगेट को फिक्स करना है। यानी फिक्स करना है मतलब उसकी पहचान करनी है, और उसकी एक पहचान करके आप उसके साथ निपटने की तैयारी करनी है। यानी दो हिस्सों में पूरे पत्रकारिता को बांट देना है, एक हमारे पक्षधर और दूसरे हमारे विरोधी। मैं कह रहा हूं कि विरोधी, वो जो लोग कहे जाते हैं वो विरोधी बिल्कुल नहीं है, सरकार के तो कतई नहीं है, वो उन विचारों के विरोधी हैं, उन कार्यक्रमों के विरोधी हैं जिससे लोकतंत्र और संविधान को नुकसान हो रहा है, समाज टूट रहा है, समाज में बिखराव आ रहा है। इससे वो जो लोग चिंतित हैं, वो लोग को आप टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को आप अपना शत्रु बता रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही घातक है, आपत्तिजनक है, और इस तरह की कोई तैयारी नहीं की जानी चाहिए या करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है अनिल जी, वो दिख रहा है, और उसमें एक और किस तरीके से नीतियां बनाई गई और उन नीतियों को कैसे रखा गया। एक अनिल जी इसमें कारवां की रिपोर्ट में बड़ा प्रमुख बिंदु है। वो कह रहा है कि विदेशी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको 26% की उसमें रखा जाए। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में और प्रिंट मीडिया में 26% की कैप है एफडीआई की, विदेशी पूंजी की, और उसका मैनेजमेंट इंडियन होना चाहिए, उसका सीईओ इंडियन होना चाहिए, उसका संपादक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। ये सब बातें ऑलरेडी पॉलिसी का हिस्सा हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया में इसको शामिल किया गया। उसका असर क्या हुआ कि इस नीति के आते ही हफिंगटन पोस्ट, जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत आलोचना कर रहा था, और वो एक अमेरिकन मीडिया संस्थान का था, तो वो उसकी दुकान भारत में बंद हो गई। तो ये भी हुआ इस टूल किट में कि ये मैंने कहा ना कि आपको एक एक करके, यही नहीं हुआ। जैसे आल्ट न्यूज क्या करता है? आल्ट न्यूज जो है वो ये करता है कि फेक क्या न्यूज चल रहा है उसको वो एक तरह से एक्सपोज करता है, उसकी असलियत बताता है। ठीक है, अब आप उसको भी लेके परेशान हैं कि वो फैक्ट चेकिंग जो कर रहा है कि ये सच है कि झूठ है, ये बताने का जो काम कर रहा है। उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, टारगेट किया जाता है उनको। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे कारवां की रिपोर्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है
जी जी ये मान लेना जिसमें ये लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट में बताया गया है 75% मीडिया पर्सन, जी 75% मीडिया पर्सन जो हैं वो सरकार के नेतृत्व के साथ हैं, हाँ, बाकायदा सरकार की लीडरशिप सरकार के नहीं, साथ इसमें हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ हैं। मैं कह रहा हूं कि 75% हैं, ये मान रहे हैं आप, लेकिन जो थोड़े बहुत नहीं हैं या नहीं हो पा रहे हैं वो महज 25% आपके अनुमान के अनुसार है। तो ये लेकिन वो भी, उससे भी आपको परेशानी वो है। 25% तो के लिए कलर कोडिंग आ रही है। आप सोचिए कि अब थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं, आप उससे भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो एस्टिमेशन है कि 75% हमारे साथ है, 25%, तो इसका मतलब है कि पत्रकारिता को आप पत्रकारिता नहीं रहने देना चाहते हैं, पत्रकारिता को तो आप एकदम से खत्म कर देना चाहते हैं, और आप वो चाहते हैं कि हर चीज विज्ञापन बन जाए, आपका न्यूज भी आपका विज्ञापन बन जाए, आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो भी विज्ञापन बन जाए, आपका ओपिनियन जो है वो भी विज्ञापन बन जाए। आप अगर लोकतंत्र को विज्ञापन के जरिए चलाना चाहते हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र विज्ञापन है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब इसमें हम लोगों को क्या बात करनी है। एक और बड़ा अहम पहलू और अहम किरदार आता है कारवां की रिपोर्ट में, वो है अनिल जी रिलायंस के फंडेड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के डिस्टिंग्विश फेलो कंचन गुप्ता के बारे में। कंचन गुप्ता वाजपेयी सरकार में भी PMO से जुड़े रहे और वैचारिक रूप से वो बीजेपी के साथ लंबे समय से हैं, पायनियर के पत्रकार रहे, सीनियर पत्रकार हैं। उनका ऑब्जर्वेशन है कि किस किस पर फोकस कर, उनका गूगल सर्च इंजन गूगल प्रिंट, वायर, स्क्रॉल, हिंदू आदि को प्रमोट करता है, जो ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। इन्हें कैसे हैंडल करना, इसके लिए अलग से चर्चा की जरूरत है। अब आपको ध्यान आएगा कि उत्तर प्रदेश में इसी दिशा रवि के मामले को लेकर, उनकी टूल किट के मामले को लेकर एक FIR हो गई गूगल के खिलाफ भी, और उसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई का भी नाम रख दिया गया था, बाद में वो नाम हटाया गया। तो गूगल जो है इस टूल किट का हिस्सा रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि सबको टारगेट करना, सबको डरा के, धमका के, प्यार से, जो भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से उनको टारगेट करना, ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कैरवान के साथ देखिए द वायर ने भी स्टोरी की, कैरवान के बाद उसी स्टोरी पर अपनी ओर से द वायर ने भी स्टोरी की है। और द वायर के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि उसके जो संपादक हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक FIR जो है वो दायर कर दी गई। इसी दौरान जिस दौरान हम लोग बात ये कर रहे हैं, उनको फिर समन हुआ, ये काफी कुछ चला है। तो मैं इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि कितने बड़े बड़े नाम हमारे सामने एक पत्रकार के रूप में अभी तक आते रहे हैं, यानी कंचन गुप्ता हो, स्वपन दास गुप्ता हो, बहुत सारे नाम, ये इनको हम पत्रकार के रूप में जानते रहे हैं। लेकिन आज ही अगर इनका चेहरा इस रूप में सामने आ रहा है कि ये तो किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी संगठन के लिए काम करते हैं, या उनको राय देने का काम करते हैं, तो ये तो पत्रकारिता को नुकसान है। पत्रकारिता को नुकसान इस रूप में है कि उसके भरोसे को चोट पहुंच रही है, इससे उसके भरोसे से थोड़ा सा परेशानी महसूस हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात इसमें एक बात और हम लोग को ध्यान देनी चाहिए। जी अंग्रेजी पत्रकारिता और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता, इसमें थोड़ा फर्क कीजिए कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को तो एक तरह से गुलाम बना लिया गया है या मान लिया गया है। यहाँ जो भी अहमियत दी जाती है वो अंग्रेजी की जो पूरी पत्रकारिता है उसकी अहमियत सामने आती है, वहीं पर हमको सब कुछ
टारगेट कि करना है। वो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं टूल किट में, तो वो इन्फ्लुएंसर्स जो है, वही करा, क्योंकि हाँ उनको उन लोगों को विदेशों में ही पढ़ा जाता है, हाँ। उनकी राय से न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट भी प्रभावित होता है, सीनेटर्स और कनाडा और इंग्लैंड के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी प्रभावित होते हैं, एम्बेसीज पढ़ती हैं, तो उनका दायरा इन्फ्लुएंस का बड़ा है। बड़ा है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पर तो भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को कम से कम सोचना चाहिए कि आपकी कोई औकात ही नहीं है जी। आप तो दरअसल एक अंग्रेजी पत्रकारिता को कैरी करने वाले लोग हैं, और इसीलिए ज्यादा वो तो ढूंढ रहे हैं कि जिनकी नौकरियां गई उसमें से हमारे कौन लोग हैं, 75% के वाले लोग, वो कौन है। और आखिर में दोस्तों, ये तो टूल किट का देखिए दोस्तों एक छोटा हिस्सा, हम जितना समय था हमारे पास हमने चर्चा की है, और डिटेल रिपोर्ट कारवा में आई है, वहाँ जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वो कलर कोडिंग, पत्रकारों की कलर कोडिंग का है। और ये कलर कोडिंग से सरकार की मंशा और उसके हाल फिलहाल के एक्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें कि तमाम पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर, उनके यहाँ छापे और तमाम तरीके के ट्रोलिंग और सब कुछ आपको दिखाई देता है। और पूछताछ पुलिस के ज़रिए उनको तमाम झूठे सच्चे केसों में जो है वो करना, शामिल करना या उनको फंसाना। और इन्फ्लुएंसर्स के से कैसे निपटेंगे, वो 50 इन्फ्लुएंसर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इसको इस बात से जोड़ के देख सकते हैं कि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। तो ये जो टूल किट आई है, ये जबकि वो लोकतंत्र के लिए निगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो निगेटिव नहीं है, संविधान के लिए वो निगेटिव नहीं है। जी जी, संविधान के वो एक तरह से रक्षक हैं, चिंता करने वाले हैं, लोकतंत्र की बहाली बनी रहे इसके लिए चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनके लिए निगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी। अब ये टूल किट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है और इसमें डेमोक्रेसी के तमाम इंस्टीट्यूशंस, अखबार, मीडिया के संस्थान, मीडिया के यूनियंस, मीडिया के जो दूसरे संस्थान हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इन सब को भी अपनी राय रखनी चाहिए। और ये बहुत खतरनाक, एक बार और देख लीजिए कलर कोडिंग वाला, कि कलर कोडिंग, हरा फेंस सिटर जो किसी के पक्ष नहीं लेते, काला जो हमारे खिलाफ है, सफ़ेद जो हमारे समर्थक हैं, अब वो पत्रकारों में भी जो है कपड़ों से पहचानने का सिलसिला जारी हो चुका है। और अनिल जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, उसके बाद आज विदा लेते हैं दोस्तों से। मैं ये समझता हूं कि ये एक तरह से एक ठोस दस्तावेज, अभी तक जो हम लोग बात करते रहे हैं वो घटनाओं पर बात करते रहे हैं कि इन पर एफआईआर हो गई, उनको इसलिए कर दिया, लेकिन आज ये बात समझ में आती है कि दरअसल कोई चीज घटना नहीं होती है, पहले उसका एक सिद्धांत तैयार हो जाता है, उसकी पूरी एक योजना तैयार हो जाती है, फिर वो घटनाओं के रूप में हमें दिखती है। जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं उसके कुछ हिस्से पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को। तो ये देखिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, कार्वन ने जो इस्तेमाल किया है, वायर में भी निकला है, मैंने वहीं से लिया है। और ये नितिन गोखले का जो कलर कोड है वो उसका हिस्सा है जो आपकी स्क्रीन पे है अभी। तो जिसमें वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुकदमा कर देंगे और हाँ, उन्होंने हरतोष बल को ट्विटर में जाकर ये कहा कि कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, बी रेडी टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो अब ये मामला सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा भी दोस्तों, ये जो भारत का संवैधानिक लोकतंत्र है, इसमें एक बार हम इमरजेंसी में देख चुके हैं जब मीडिया पे सेंसरशिप हुई है। और ये सेंसरशिप जो इस तरीके के, और ये तो एक टूल किट है अनिल जी, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिन पे कि हम लोग चर्चा करते रहते हैं इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम यहीं तक, और अपनी राय रखिए और इसको शेयर कीजिए ताकि इसको और लोग भी
जान सके कि ये हाँ, जो इस पर एक खतरनाक विमर्श हो टूल- सके, इस पर बातचीत हो सके। बिल्कुल, इस पे हम लोग और भी आगे के प्रोग्राम में भी इस पे हम बात करेंगे कि कैसे ये टूल किट बनती हैं, ये टूल किट क्या है, ये कॉरपोरेट कंपनियां और सरकारें अपना जो रेपुटेशन मैनेजमेंट है वो कैसे करती हैं, इन सब पे हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन ये टूल किट जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, कारवा में और वायर में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं और इस पे विमर्श की ज़रूरत है और इस खतरे को पहचानने की ज़रूरत है जो आपके लोकतंत्र पे अब आता हुआ दिख नहीं रहा है, वो आ चुका है। कलर कोडिंग हो चुकी है। तो आज का ये अपने आप में ये सोच का ही आना सबसे ये खतरनाक बात है, इस तरह की सोच का ही आना बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। और मैं अंत में कारवां और वायर और हिंदुस्तान टाइम जिनकी मैंने रिपोर्ट इसमें शामिल की हैं उनका भी धन्यवाद। और ये सिर्फ जो है जनता को उन रिपोर्ट के बारे में अवेयर करने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है और हम लोग इस पे लगातार विमर्श करते रहेंगे। और आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।